और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी में एनडीए का पहला मुस्लिम प्रत्याशी हैदर अली को रामपुर की स्वार से टिकट मिला है। अपना दल ने दिया स्वार सीट से टिकट। इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब हम आपको ये पूरा समीकरण समझाएंगे कि आखिर यूपी में एनडीए का पहला मुस्लिम प्रत्याशी होने के पीछे मकसद क्या है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधान सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नवाब परिवार से संबंध रखने वाले रामपुर के पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकराकर दूसरे दल के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाने वाले हैं। तो रामपुर में अभी तक आजम खान का सिक्का चलता था। दावेदारी उनके बेटे पेश करेंगे स्वार सीट से, रामपुर की स्वार सीट से। लेकिन इस बीच एनडीए की तरफ से, यानी एनडीए के सहयोगी दल अपना दल की मुस्लिम प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में, और ये पहले कैंडिडेट है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां पे एनडीए की तरफ से एक चेहरे को उतारा गया है रामपुर की स्वार सीट से। ये हम जो तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे थे वो आजम खान के बेटे की तस्वीरें थी। इस बीच अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, क्या माना जाए कि एक बड़ा चेहरा, बड़े चेहरे का दबदबा रामपुर में, और यही वजह है कि अपना दल को लगा कि यहां हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो वो सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा जो आजम खान की गैर मौजूदगी में शायद स्वार सीट से उनके बेटे को मिल सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से रामपुर जो है आजम खान के नाम से जाना जाता था, अब वहाँ उसी सीट से बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला जो आजम खान के बेटे हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लिहाजा एनडीए ने अभी हैदर अली खान जो है वो अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखें तो एनडीए के पहले मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, और हैदर अली खान जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। तो इनके जो ताल्लुकात थे इन लोगों के बरसों से कांग्रेस परिवार से थे, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अब एनडीए के सीट से, यानी अपना दल के टिकट पे ये चुनावी मैदान पे होंगे। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं अपना दल या एनडीए ने ये सोचा कि हैदर अली खान अगर रामपुर से वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पे इसका फायदा सीधे सीधे पार्टी को होगी। और ये सीट हैदर अली खान जीत भी सकते हैं, क्योंकि तरीके से इनका पूरा परिवार जो है कांग्रेस के साथ पहले जुड़ा हुआ था, और लगातार वहां पर रामपुर के लोकल हैं, और लगातार वहां पर रामपुर के लोगों से ये ताल्लुक रखते थे। नूर बेगम का हम जिक्र कर रहे हैं अमित सिंह। इस बीच तो एक तरफ हम ये माने कि एक तरफ है ऐतिहासिक विरासत हैदर के पास, और आजम खान के बेटे के पास है सियासी विरासत, और इन दोनों के बीच में ही लड़ाई। तो इस बार जो स्वार सीट है रामपुर का, उसकी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। बिल्कुल। अब्दुल्ला उसी सीट से, जो आजम खान के बेटे हैं, अब्दुल्ला उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो अपने बगल में अब्दुल्ला को उन्होंने बैठाया था। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने भी रामपुर की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट लेने की एक कोशिश की थी। जिस तरीके से पिछले 22 से 23 महीने से देखे तो आजम खान जेल में है, अब्दुल्ला खुद 22-23 महीने जेल में रहे, अभी वो कुछ दिनों पहले वो जमानत पर रिहा हुआ है। तो वहीं अगर हैदर अली खान के परिवार को देखा, देखिए हैदर अली खान विदेश यूके से वो पढ़ के आए हैं, और 36 वर्षीय हैं। और हैदर अली खान के परिवार के बारे में देखें तो उस इलाके में काफी ज्यादा होल्ड रखते हैं, और ये परिवार जो है कांग्रेस से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन पुश्तैनी परिवार है, और उस इलाके में इतने ज्यादा होल्ड रखते हैं कि लगातार वो लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस वजह से अपना दल ने ये सोचा, एनडीए ने हालांकि ये सोचा कि अगर हैदर अली खान वहां से चुनावी मैदान में आएंगे, वो भी अब्दुल्ला के खिलाफ, आजम खान के बेटे के खिलाफ, तो जो सिंपैथी वोट अब्दुल्ला को मिलने वाला था उसमें अच्छा अमित, इस बीच में दर्शकों को जरा याद दिला दूं कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जब जेल से बाहर निकले तो एक एक करके मीडिया के सामने अपने पिता के बारे में और उनके हिसाब से जो जुल्म हुआ है उसके बारे में बताते नजर आए। यानी उसी रोज ये तय हो गया था कि ये सियासत में कदम बढ़ाने की कोशिश है अब्दुल्ला की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब्दुल्ला जो है पहले भी विधायक थे, उनकी विधायकी गई, और जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने किस तरीके से लगातार हमने देखा कि उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उस इंटरव्यू में सीधे सीधे बीजेपी पर हमला किया। कहीं ना कहीं वो सिंपैथी लेने की उनकी कोशिश थी कि अब चंद महीनों बाद चुनाव है, अब वो वहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, लेकिन आपके सहयोगी ने
रामपुर में आके एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है अपना दल ने, तो हम क्या माने कि आजम खान से थोड़ा डर लगता है? नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उनको बनाया है जो बेल पर निकल करके सामने आए हैं। क्यों अब्दुल्ला आजम की विदायगी चली गई थी, इस सवाल का जवाब तो जनता फिर पूछेगी ना। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, किस प्रकार से उनके पास 2 पैन कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं, उनका 2 बार जन्म हुआ है, ऐसा आजम खान बताते हैं। और अभी भी उनके पिता आजम खान जेल में क्यों हैं, उनकी माता भी जेल क्यों गई, ये सारे सवाल जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह का ये अफवाह लगातार फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन खराब किया गया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं, जब भी कोई जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता वही तो पहलू मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दरअसल अभी तक हुआ क्या है कि आजम खान से कभी भी समाजवादी पार्टी ने दूरी नहीं बनाई, ये उनका क्लियर है कि वो उनके बेटे को टिकट देंगे। लेकिन आप मुस्लिम कैंडिडेट पे अगर भरोसा नहीं जताते हैं और रामपुर जाते जाते आपके सारे समीकरण फेल हो जाए और आप मुस्लिम चेहरे को उतारे तो सवाल तो उठेगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि टिकट देने का एक ही आधार होता है कि कौन सा व्यक्ति जिताऊ है, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है। और हमारे गठबंधन सहयोगी अपना दल ने वहां पर हैदर अली खान को टिकट देने का काम किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हैदर अली खान वहां चुनाव जीत करके आएंगे, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और अब तक मुसलमानों को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जाती रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस तो क्या हम आने वाले दिनों के लिए माने कि आप और भी ऐसे मुस्लिम जिताऊ कैंडिडेट उतारेंगे? बस छोटा सा जवाब आपकी तरफ से। निश्चित तौर पर उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जहां भी जिताऊ उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, भाजपा सहयोगी दलों के साथ बहुत शुक्रिया। मतलब आने वाले दिनों में हमें बीजेपी की तरफ से या उनके सहयोगी दल, निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो, इनके तरफ से हमें मुस्लिम कैंडिडेट देखने को मिल सकता है। ये राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका दावा है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इस जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती है। ये सीटें हैं स्वार, चमरबा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां की 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाकी 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। रामपुर विधानसभा सीट से सपा के कद्दावर नेता आजम खान लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। वो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं और अभी वो सलाखों के पीछे हैं। सलाखों के पीछे होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कभी किनारा उनसे नहीं किया। और एक के बाद एक इस बीच आपने जो बड़े चेहरे देखे, जैसे इमरान मसूद जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, जब समाजवादी पार्टी को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही थी, उस तरीके से बातें चल रही थी, तो ये सबको मालूम चल रहा था या सब ये सोच रहे थे कि आजम खान की गैर मौजूदगी में इमरान को उस कद का चेहरा स्टैब्लिश किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 300 प्लस के लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी लगातार नई स्ट्रैटेजी बनाने में जुटी हुई है। इसके तहत पार्टी लगातार मंथन कर रही है। इस कड़ी में कल दिल्ली में बीजेपी के यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक में देर रात तक ये बैठक चली। इस बैठक में यूपी चुनाव के लिए 5वें, 6ठे और 7वें फेज, यानी अब ये आप अंतिम फेज कह सकते हैं, के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि बैठक 25 जनवरी तक चलने वाली है और इसमें तय नामों की केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाने पर तीनों फेज के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। इस बीच पहले से चौथे फेज की जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं चुने गए हैं, उनके नाम भी तय कर घोषित कर दिए जाने हैं। तो ये तैयारियां बीजेपी की तरफ से चल रही है। अब आपको हम बताते हैं कि 5वें फेज में किन किन जिलों में मतदान होना है। ये जिले हैं शाश्वती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज। यूपी में 5वें फेज के लिए 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होना है। उम्मीदवार 8 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 9 फरवरी तक उनके नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली जाएगी। उम्मीदवारों के पास अपना नामांकन वापस लेने के लिए 11 फरवरी तक का वक्त होगा, जबकि इस फेज की सभी 60 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, यानी ये निर्णायक में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी इस तरीके से कदम उठा रही हैं। गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की और लोगों को पर्चे बांटे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट करने की गुजारिश की। मुख्यमंत्री ने दलित समुदाय की बस्ती में घर घर जाकर सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए भी पर्चे बांटे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है।
गाजियाबाद में सीएम योगी ने जमकर पिछली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने बंगले नहीं, गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं। भाइयों बहनों, पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जी आपकी सरकार के दौरान हुए दंगों का दंश, गुंडागर्दी, पलायन का दर्द जनता भूल नहीं पाई है। धार्मिक और जाति के संघर्ष, भर्तियों में भ्रष्टाचार के लिए आपका कार्यकाल आज भी नहीं भूले हैं। जनता को अब सुशासन की आदत पड़ चुकी है। अब आपके लुभावने झांसे में कोई नहीं आने वाला। बीजेपी नेता पन्ना यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। पन्ना यादव ने कहा है कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी। सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा, और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे? देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है, और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं, जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया, क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं, और पारिवारिक जो रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्य प्रणाली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश के राज में लोगों को 300 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। सर, आपने इनकम फ्रॉम टेरर की बात कही यार, संकेत किधर है सर आपका? संकेत सीधा है। इनके इनकम फ्रॉम टेरर के ब्रांड एम्बेसडर थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान। इन लोगों के नाम वो हैं जो कई थानों में कई आपराधिक मामलों में दर्ज होंगे। ये सपा के उम्मीदवार नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है।
और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है, खुद आपने गढ़ा है या ऐसे ही? इसके अलावा 300 यूनिट फ्री की भी बात वो कर रहे हैं। 300 यूनिट कहां से फ्री देंगे? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आई, बिजली नहीं आई। जो 300 घंटे बिजली एक महीने में ना दे पाया हो, वो 300 यूनिट मुफ्त में कहां से देने की बात करेगा? इनकी तो अपनी बिजली गुल होने वाली है। लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमला कर रहे थे। खुद वो करहल सीट पे गए हैं, करहल विधानसभा से लड़ेंगे। योगी जी अति लोकप्रिय नेता हैं, 5 बार सांसद रहे, 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार छवि के नेता हैं। कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अपराधियों पर, गुंडइयों पर, दंगइयों पर, माफियों पर प्रहार किया है। जो अवैध कब्जे करते थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है, अपराधियों पर बुलडोजर का वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। उत्तराखंड में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होनी है। उत्तराखंड के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के लिए भी बैठक की जानी है। उत्तराखंड और पंजाब के लिए कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस 53 उम्मीदवारों की पहली सूची और पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को जबकि पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।